हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोबिन और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आगे भी हिंदी की सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, साथ में ही इनको रिवाइज़ भी करना है। बिना रिवाइज़ के आपको याद नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ एक बार में याद नहीं होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से देखें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? तो हिंदी पहले सबसे पहले संस्कृत है। संस्कृत के बाद में संस्कृत भी कौन सी थी? एक तो वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत थी। दो संस्कृत हुआ करती थी पहले। और जो वैदिक संस्कृत थी उसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो लौकिक संस्कृत थी उसका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, है ना। फिर संस्कृत से निकली पाली भाषा और उसमें इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर वे पाली से निकली प्राकृत। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। फिर पाली से निकलता है अपभ्रंश। अपभ्रंश में से भी कौन सा अपभ्रंश? शौरसेनी अपभ्रंश। ये इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, है ना। और शौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है अपनी हिंदी जो कि 1000 ईस्वी वर्तमान समय तक है। 11 ईस्वी से वर्तमान समय तक है ना। और विशेष क्या है इसमें? विशेष तौर पर हमें याद रखना है हिंदी का मानक समय कौन सा था, यानी कि सबसे अच्छा समय हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है ना। लिपि क्या होती है? लिपि अपन पढ़ने वाले हैं। लिपि क्या होती है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए हर एक उसकी लिपि बनाई जाती है। और लिपि क्या होती है कि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि देवनागरी लिपि ये किसकी है? ये हिंदी और संस्कृत की लिपि है। जैसे अंग्रेजी होगी, अपनी अंग्रेजी की अलग लिपि होगी, सबकी अलग अलग होती है। लिपि ये होती है कि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। भाषा विचार। भाषा पे हम बात, भाषा क्या है? अपनी भाषा क्या होती है? अपने बोलचाल की होती है, अपने विचारों का अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। यह आपको अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, आगे चल के इसकी फुल डिटेल में भी हम बताएंगे। और फिर आप आ जाते हैं स्वर के। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? स्वर की परिभाषा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। क्या होते हैं? कि वे वर्ण जिनमें किसी अन्य अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी वर्ण हो गया जैसे व्यंजन के अंदर अपन को ए की ध्वनि भी साथ में सुनाई देती है, इसलिए वो उसके मदद से उसको आवश्यकता पड़ती है, तब जाके उसे बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अपने 11 स्वर होते हैं। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और स्वर 11 होते हैं। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जैसे 11 होते हैं। इन ये री है, ये संस्कृत भाषा का होता है ना। इनकी मात्रा भी कुछ इस प्रकार की होती है। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा का ही ऐसा डंडा होता है। और छोटी की ये, बड़ी की ये, छोटा की, बड़ा की। री की मात्रा ऐसी होती है, ए, ऐ, ओ, औ की ऐसे होती है। संस्कृत में 13 होते हैं, री और लृ। ये अलग दो और होते हैं अलग। इनको मिलाकर संस्कृत के जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 13 होती है और हिंदी की 11 होती है। सिरो रेखा क्या होती है? सिरो रेखा जो अपन जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे करके रेखा खींची जाती है, उसे हम बोलते हैं सिरो रेखा। इससे क्या होती है कि लिपिबद्ध करने के लिए सिरो रेखा खींची जाती है। सिरो रेखा का काम क्या होता है कि लिपिबद्ध करने के लिए सिरो रेखा खींची जाती है। और इस तरीके से अपन डंडा खींचते हैं वो होती है। अब व्यंजन की
फुल डिटेल में हम बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा कि वे वर्ण क्या है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। क्या होते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कि कै से मैं तक 25 हो गए, है ना, और य र ल व ये 4 हो गए, श है ये उसमें संघर्षी बोलते हैं इनको, ये 4 हो गए, और य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन मैं आपको बताता हूँ, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं और अलग करके। स्पर्श व्यंजन के हम यहाँ डिटेल पे देखते हैं। देखो, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? च, छ, झ, झ ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हम उन चीज़ों का भी पूरे डिटेल में देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि विशेष हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है वैसे तो, लेकिन कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 है। अगर अपन से यही पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो 44 है, लेकिन अपन से अगर पूछता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52, कितनी हो जाएगी? 52। मैं आपको गिना देता हूँ कैसे कैसे होती है कि स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अयोगवाह, और उच्छिप्त 2 होते हैं, ढ ढ। ऐसे संयुक्त व्यंजन 4, छ, त्र, ज्ञ ये 4 होते हैं अपने, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं गिना देता हूँ कि कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं वो बताते हैं। अब आप आ जाते हैं भाषा के ऊपर बात करेंगे अपन। ये पीछे वाला जो वर्ण होता है श्री होता है ना, जिसको अपन बहुत कम यूज़ में लेते हैं। कोई श्री का मतलब धन पैसा ऐसे होता है, लेकिन ये अपने क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे छत्रे हो गया, ये किससे मिलकर बना? क और श से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। ऐसे त्रय हो गया, त्रय किससे मिलकर बना है? आधा तय और र से मिलकर बना त्रय। ज्ञ किससे बना है? आधा ज और या पूरा य इससे मिला है। श्री आधा शीटी वाला और र इससे मिलकर बना है। तो ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं हमने। अब भाषा को देख लेते हैं अपन। भाषा तो सबसे पहले क्या बोली जाती है अपने कि सबसे पहले अपन कौन सी भाषा बोलते हैं? सबसे पहले अपन बोलते हैं मातृभाषा। फिर उसके बाद में अपन गांव स्तर पर बोली जाती है बोली, है ना। फिर उसमें भी उपभाषा जिले में बोली जाती है। अपने पूरे जिले में जो भाषा प्रचलित होती है उसे अपन उपबोली बोल देते हैं, उपभाषा बोल देते हैं। फिर उसके बाद में आती है राज्य में, फिर राज्य के लेवल पर बोली जाती है राजभाषा। इस तरह डिवाइड किया है कि भाषा को समझने का प्रकार कौन कौन सा हो सकता है, इसलिए। फिर उसके बाद में राष्ट्रभाषा, देश में राष्ट्रभाषा होती है। और राजनीतिक भाषा एक और होती है। राजनीतिक भाषा कौन सी होती है? कि दो देशों के बीच में पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजनीतिक भाषा कहते हैं। कि दो देशों के बीच में पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है वो राजनीतिक भाषा होती है। भाषा के माध्यम, अब मैं आपको भाषा के माध्यम बताने जा रहा हूँ, और भाषा के कौशल भी होते हैं। तो पहले मैं आपको भाषा के माध्यम बताता हूँ कि भाषा के कौन कौन से माध्यम है। एक तो बोलकर, लिखकर और संकेत, 3 माध्यम होते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेतिक भाषा। और भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौशल 4 होते हैं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, श्रवण, है ना, सुश्रवण, और बोलना, वदन, और पढ़ना, लिखना, ये 4 क्या होते हैं? भाषा के कौशल होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम यहाँ बात करेंगे पंचम वर्ण का क्रम। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? पंचम वर्ण का क्रम बस आपको रैंडम बता देता हूँ कि जो भी पीछे का अणे होते हैं, जो भी न, मैं, ये 5वां वर्ण जो भी होता है वो होता है पंचम वर्ण, है ना। किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो पंचम वर्ण होता है।
अब यहाँ स्वरों का वर्गीकरण करते हैं अपन, स्वर पढ़ने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं अपन। उच्चारण अवधि के आधार पर, है ना, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, नासिके के आधार पर, ये अपने 5 भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से? उच्चारण अवधि के आधार के, इसको देखते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, है ना। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार, जिसमें ज़्यादा मुंह खुले है ना, और इसमें कम मुंह खुलता है, यानी कि गोल मुंह कम हो वो। और जिह्वा के आधार पर आगे वाली जीभ से बोले जाने वाले अग्रस्वर, मध्य जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले मध्य स्वर, जीभ के पिछले भाग से बोले जाने पश्च स्वर। 3 इसमें होते हैं। मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, है ना। और नासिका के आधार पर नाक की सहायता से जो बोले जाने वो निरुनासिक, अनुनासिक, ये होते हैं। इनको मैं आप सबको आपको डिटेल में आगे बताता जाऊँगा, तो आप टेंशन ना लें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं या नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब पहले देखते हैं अपन उच्चारण अवधि के आधार पर कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कि लघु स्वर, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें अपन लघु स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। आ, ई, उ, री, इनमें एक मात्रा होती है और ये लघु स्वर कहलाते हैं। इनमें अपन को बोलने में भी कम समय लग रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? लघु स्वर बोलेंगे। विशेष याद रखना, इनमें मूल स्वर, हासु स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हासु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, अपने एग्जाम में पूछ सकता है कि हासु स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है अपन से। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर, है ना, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अपन देखते हैं कौन कौन से, मतलब दीर्घ स्वर क्या होंगे? जिनमें लघु स्वर से ज़्यादा बोलने में टाइम लगेगा, है ना, वही तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, दुगना समय लगेगा। तो अपन देखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया। और इनमें भी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ये ए सजातीय स्वर है, और ये ए, ओ, औ, ये विजातीय स्वर है ना। तो और आगे दिखाते हैं अपन, जो मैं आपको बता रहा था कि उच्चारण अवधि के आधार पर 2 भेद होते हैं। और लेकिन विशेष ये भी ध्यान रखना है कि संस्कृत में उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद, लघु, दीर्घ और प्लुत। एक प्लुत भी जुड़ जाता है अलग से, तो हो जाता है। विजातीय स्वर को अपन देख रहे थे, विजातीय स्वर जो होता है ए, ये आ या बड़ा आ या ई से में ऐसे मिलकर बनते हैं, इसलिए विजातीय स्वर। और जो वो स्वर सजाती होते हैं वो आ और आ मिलकर बना है, इसलिए सजाती बोलते हैं। ये कारण है इसका सजाती और विजाती बोलने का। अब देख लीजिए सजातीय, अभी डिटेल में बताता हूँ मैं आपको कि समान शब्दों से मिलकर बनने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये अपने ही समाज के स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको सजातीय स्वर बोलते हैं। विजातीय स्वर के विपरीत जाति के स्वरों के साथ मिलकर स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ, औ, ऐ। ये आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कि ये ए है, आ और ई से मिलकर बना, इसलिए विजातीय स्वर है, इसकी जाति का नहीं है, इसलिए अपन इसको विजातीय बोलते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं, है ना, कि वृत्ताकार स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। कि वे वृत्त जिनके वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ये इसमें अपना मुंह गोल हो जाता है बोलते टाइम। अवृत्ताकार स्वर, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार में क्या होता है? अपना होठ गोल ना होकर फैला रहता है, तो अपन उसे क्या बोल देंगे? अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। जैसे इसको देखते हैं उदाहरण में, आ, बड़ा आ, ई, री, ए, ऐ, इसमें अपना मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है, इसलिए। अब अपने जीभ के आधार पर आ जाएंगे। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। अग्रस्वर, मध्य स्वर,
पश्च स्वर, अग्र स्वर में क्या ई री ए ऐ, ये अपने जीभ के अगले, आपको बोलकर देखना, आपको अगले भाग से आवाज आएगी इसकी। मध्य स्वर आ, बीच में से आवाज आती है। पश्च स्वर आ ऊ औ ओ औ, ये अपने पीछे से ध्वनि निकलती है। पीछे से मतलब अपने जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उससे ध्वनि निकलती है। अब अपन देखेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के जो अभी देखे थे उनके डिटेल में बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। इसमें अग्रस्वर, अग्रस्वर की परिभाषा देखते हैं अपन, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर जिसमें क्या जीभ का अगला हिस्सा क्रियाशील रहता है, जीभ के अगले हिस्से से आवाज निकलती है, उसे अपन ये क्या बोलेंगे, अग्रस्वर बोलेंगे। मध्य स्वर कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। क्या होता है, मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मध्य स्वर कहलाते हैं, जिसमें जीभ का बीच का हिस्सा क्रियाशील रहता है। बोलते टाइम जिन शब्दों को अपन बोलेंगे, स्वरों को बोलेंगे, में बीच का जो अपना भाग होता है वो क्रियाशील रहता है। पश्च स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें अपना जीभ का जो पिछले का हिस्सा होता है वो क्रियाशील रहता है, इसलिए अपन इसको पश्च स्वर बोल देते हैं। मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, वो आप पीछे देख लेना। मुखाकृति के आधार पर भेद, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। संवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहते हैं। संवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद रहे अर्थात सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई ऊ औ री, इसमें क्या होता है कि अपना उच्चारण करते टाइम मुख वृत्त के समान बंद रहता है, ई अब अंदर ही अंदर बंद रहता है वो। पर अर्ध संवृत वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वर की तुलना में आधा बंद सा रहता है, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं, सॉरी अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ, इसमें अपना मुंह आधा बंद रहता है। विवृत स्वर, विवृत स्वर के विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, क्या होता है, खुला हुआ है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला हुआ रहता है अर्थात सबसे ज़्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ में अपना पूरा मुंह खुलेगा, आ के। अब आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा अर्ध विवृत स्वर। कौन सा, अर्ध विवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में ज़्यादा खुलासा रहता है। जैसे ए ओ, ये इसमें क्या होता है अर्ध विवृत में कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में, जो विवृत पीछे अपने देखा था उसकी तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में ज़्यादा खुला होता है, बीच का होता है, इसलिए इसे अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। नासिका के आधार पर भेद, नासिका के आधार पर अपन देखेंगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, कि निरुनासिक, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निरुनासिक कहलाती हैं। निरुनासिक कौन सी हैं, कि जिनमें अपन वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं करेंगे। जो शब्द अपन बोलते हैं, स्वर जो अपन बोलते हैं उनके उच्चारण में अपन नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निरुनासिक कहलाती हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे, है ना। और अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होगा, ये इसे अपन सानुनासिक भी बोलते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है। इसमें अपन देख लेते हैं जिन पर चंद्रबिंदु लगा होता है, ये वर्ण होते हैं आ ई उ, इन पर चंद्रबिंदु लगा देंगे अपन तो ये सानुनासिक या अनुनासिक बन जाती है। तो आपको, तो आज हमने यहाँ तक देखा, आगे का जो भी है अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप इसे रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। और अगर आपको कोई त्रुटि लगे इसके अंदर या कोई आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा उसके अंदर।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो वह आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन भी, और आप उससे छूटे ना। थैंक यू सो मच।